हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस हिंदी। आज के क्लास में बच्चों हम बात करने वाले हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में, अधीनस्थ न्यायालय। अब तक हमने न्यायालय के बारे में जब पढ़ा तब हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा, हाई कोर्ट के बारे में पढ़ा। अब आज हम बात करेंगे अधीनस्थ न्यायालय या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में, जानेंगे कि आखिर हायरार्की में क्या है और साथ ही इनके क्या काम है। राज्य सरकार में अब तक हम राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिपरिषद, राज्य विधानमंडल और उच्च न्यायालय की बात कर चुके हैं। आज हमारा अधीनस्थ न्यायालय वाला चैप्टर होगा। ये है बच्चों आपके लिए टेलीग्राम पे आप @मंजू PW UPSC वाला सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको क्लासेस का PDF, क्लासेस का लिंक, अपकमिंग जो भी आपके क्लासेस और बाकी इन्फॉर्मेशन होंगी वह मिल जाएंगी। आज के सेशन में देखो, बेसिकली ये चैप्टर्स बड़े छोटे छोटे एक एक पेज के चैप्टर्स हैं, बट वही है कि अब हम इनको वैसे ही करेंगे जैसे अब तक हम बाकी सारे चैप्टर्स करते आएंगे। एक दिन में एक ही क्लास आपको मिलेगी इसकी, है ना। आगे हम ये कोशिश करेंगे कि जब आपके 42 तक सारी चीजें खत्म हो जाती हैं और आफ्टर 42 चैप्टर्स के बाद केवल आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बचती है, तब हम कोशिश करेंगे कि हम पर डे आपको जो क्लास है बेसिकली दे, ताकि आपका ये जल्दी हो सके, है ना। तो मेन सेक्शन, मेन पोर्शन तो हो ही गया है। अब आप ये देखिए कि एटलीस्ट आपका प्रीलिम्स के पहले 42 चैप्टर्स तक हो जाएंगे, क्योंकि देखो यहां तक आपका राज्य सरकार भी खत्म हो जाता है और उसके बाद फिर जो आपके बचता है वही आपके संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाएं, जिसको कि आप अगर शॉर्ट में भी कर लोगे या खुद से भी कर लोगे, चलो तो काम चल जाएगा। तो अगर यूपीएससी 2024 आपको देना है, आपने ये पूरी सीरीज देखी, आपको काफी इससे हेल्प मिलने वाली है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में। बहुत शॉर्ट सा चैप्टर है, केवल 2 बातें इसमें बताई गई हैं कि एक तो आखिर ये अधीनस्थ कोर्ट है, कुछ बातों को हम एक्स्ट्रा भी जानेंगे। जो अधीनस्थ न्यायालय है आखिर ये है क्या, तो संविधान में कहा वो बंद किया गया है। देखो बहुत विस्तृत रूप से इनके प्रावधान हमें संविधान में नहीं मिलते। जैसे कि अगर हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात करें, बहुत डिटेल में चीजें नहीं मिलती। उसका रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन है कि जब जैसी आवश्यकता होती है वैसी चीजें बन जाती है। जब जैसी आवश्यकता होती है उस आवश्यकता अनुसार राज्यपाल की इच्छा, हाई कोर्ट जैसे डिसीजन ले लेगी वैसी व्यवस्था किसी पर्टिकुलर जगह पर हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि बेसिकली हम ज्यादातर मामलों में ये देखेंगे कि राज्यपाल जो है या तो वह राज्य लोक सेवा आयोग या तो फिर वह जो हाई कोर्ट है उनके साथ परामर्श करके इस तरह के नए नियम बना देते हैं। हर एक जिले में बेसिकली अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं, है ना। अलग अलग न्यायपालिका की व्यवस्थाएं होती है। अगर हम छोटे लेवल पर देखेंगे, अलग अलग आप चीजें देखते हैं, समय पर उन पे जो बदलाव है बेसिकली वह हो सकता है, इसलिए बहुत विस्तृत प्रावधान इसके नहीं मिलते। फिर भी संविधान में जो बताया गया है कि एटलीस्ट हम जिले लेवल पर, अगर हम जिला न्यायाधीश की बात करते हैं तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होगी, अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होगी, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, बेसिकली ये नियंत्रण किसका होगा, हाई कोर्ट का होगा। व्याख्या इसकी कैसे होगी, व्याख्या दैट मीन्स कि जिला अदालतों में आएगा क्या क्या आखिर, है ना। जब हम जिला अदालतों की बात करेंगे उसमें क्या क्या आएगा। कुछ न्यायाधीशों के लिए उक्त प्रावधानों का लागू ना होना। अब ऐसा भी कौन कर सकता है कि जो प्रावधान है भी कुछ, वो प्रावधान भी किसी पर लागू ना हो। और नेक्स्ट अब देखेंगे इसकी कुछ संरचना और अधिकार क्षेत्र के बारे में कि आखिर ये कैसे कैसे डिजाइन है, क्या इसकी संरचना है, क्या इसकी हायरार्की है। और उसमें भी आगे हम बात करेंगे कि क्या इसको, जैसे कि हम डेथ पेनल्टी की बात करें, जैसे कि हम 7 साल की सजा की बात करें, 3 साल की सजा की बात करें, तो कुछ लिमिटेशंस जो है बेसिकली वो इस पे तय कर दी गई है। ठीक है, तो यहां पर मैं सबसे पहले तो हम ये जाने कि आखिर सबऑर्डिनेट का मतलब क्या है, उसके बाद मैं आगे हायरार्की पर बात करूंगी। सबऑर्डिनेट अधीनस्थ क्यों आखिर कहा, आखिर ये जो शब्द है अधीनस्थ न्यायालय ये क्यों है। हम कोई और भी नाम रख सकते थे, पर फिर भी अधीनस्थ न्यायालय शब्द ही क्यों रखा गया। क्योंकि देखो बेसिकली अब तक हमने जो हायरार्की की हम बात करते आए हैं, उस हायरार्की में हमने जाना है कि जो टॉप लेवल की अगर हम बात करें तो इस पे सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर क्या है, फिर हाई कोर्ट्स हैं, और इसके बाद फिर हम देखेंगे तो सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, फिर आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। ठीक है, और हम देखेंगे कि इसके बाद इसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर ले, जहां जैसी आवश्यकता होती है। फिर मैं आपसे कहूंगी कि सिमिलैरिटी बेसिकली इन सब में नहीं है।
सिमिलैरिटी बेसिकली इन सब में नहीं मिलती है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। जिस तरह की व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है, जिस तरह की आपको न्यायपालिका की जहां आवश्यकता होती है छोटे लेवल पर, उस तरह का गठन कर लिया जाता है। ठीक है, तो कहीं देखो मान लो हम सिविल कोर्ट की बात करेंगे, कहीं आपको अलग से रेवेन्यू राजस्व बोर्ड और राजस्व कोर्ट अलग से मिल जाएंगे, कहीं आपको क्रिमिनल तो मिलता ही है ना। तो इस तरीके से आपको दीवानी होगा, राजस्व होगा, नागरिक होगा, ठीक है, या फिर आप फौजदारी की बात करें, क्रिमिनल केसेस की बात करें, तो इस तरीके से जो कोर्ट्स है बेसिकली वो हायरार्की पूरी हमारे देश में है। सबसे टॉप पे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर हाई कोर्ट है। ठीक है, अब देखो चूंकि हाई कोर्ट का, चूंकि हमने क्या जाना था कि हमारे यहाँ बेसिकली जो जुडिशरी है वह इंटीग्रेटेड है, एकीकृत न्यायपालिका है, इंटीग्रेटेड है। और ये इंटीग्रेटेड इस सेंस में है कि जो ऊपरी न्यायालय हैं उनके जो डिसीजंस हैं वह निम्न न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे, यही तो जाना था। और जो आप निम्न न्यायालय से जो आप अपील है वो बेसिकली अपने उच्च न्यायालय में कर सकते हैं। कोई अलग अलग नियम नहीं है, एक ही नियम से बेसिकली चलेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि अमेरिका की तरह अलग नियम है राज्य के लिए, अलग नियम है केंद्र के लिए। तो वाई सबऑर्डिनेट आखिर हमने क्यों कहा? सो सबऑर्डिनेट की हम बात करेंगे कि बेसिकली क्योंकि ये हाई कोर्ट के अधीन है ना, क्योंकि ये हाई कोर्ट के अधीन है। आप उच्च न्यायालय भी लिख सकते हैं। ये हाई कोर्ट के अधीन होती है, ठीक है, और हाई कोर्ट के निर्देश अनुसार जो हाई कोर्ट निर्देश दे दे उसी हिसाब से काम करती है। अब केवल हाई कोर्ट ऐसे लिख देती हूं, समझ जाओगे ना। हाई कोर्ट के निर्देशानुसार काम करती है। हाई कोर्ट के निर्देश अनुसार ही बेसिकली ये काम करेंगी। और इसके अलावा ये निम्न स्तरों पर होंगी, है ना, ये निम्न स्तरों पर, निचले स्तरों पर इन्हें निम्न न्यायालय भी कह दिया जाता है। तो ये बेसिकली निम्न स्तरों पर होंगी, निम्न स्तरों पर होगी, इनको अधीनस्थ न्यायालय कहा जाएगा। थोड़ी सी बात हम संविधान की कर लें कि आखिर संविधान में जो है ये कहाँ प्रावधान किया गया है। तो संविधान के पार्ट 6 में और आर्टिकल 233 से लेकर 237 तक, पार्ट 6 आर्टिकल 233 से लेके आर्टिकल 237 तक बेसिकली इनकी संरचना, इनके बारे में कैसे, क्या इनके कार्य होंगे, क्या इनकी शक्तियां होंगी, उन सभी की चर्चा आर्टिकल इनमें की गई है। ठीक है, तो बेसिकली हम देखेंगे कि राज्य की न्यायपालिका में उच्च न्यायालय है। अब उच्च न्यायालय हमने क्या जाना था कि अगर हम जुडिशरी की बात लास्ट हम कर रहे थे और जुडिशरी में हमने हाई कोर्ट की बात की थी, और हमने क्या जाना था कि बेसिकली जो हाई कोर्ट है वह हेड ऑफ द जुडिशरी इन द स्टेट। राज्य में बेसिकली हेड कौन है जुडिशरी का? हाई कोर्ट है ना, जिसमें 213 से लेके 231 तक हमने हाई कोर्ट के जो आर्टिकल्स हैं हमने उसकी बात की थी। साथ ही हमने ये भी जाना था कि एक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा, मूल संविधान में ये कहा, लेकिन फिर 7वें संविधान संशोधन 1956 में ये कह दिया कि एक या एक से ज्यादा स्टेट का एक हाई कोर्ट हो सकता है, यही कहा था ना। तो अब देखो कि उनके अधीन बेसिकली ये न्यायालय काम करेंगे। सो हमने इसको क्या कह दिया? हमने इसको कह दिया अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट कोर्ट, और इसकी व्याख्या यहाँ पे की गई है। एक हायरार्की की हमने यहाँ पर बात कर ली। अब हम जानेंगे कि आखिर ऐसे क्या क्या उपबंध है। अच्छा, बेसिकली अगर हम कहेंगे कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, इसमें इंक्लूड क्या क्या होगा, सबऑर्डिनेट कोर्ट में इंक्लूड क्या क्या होगा, तो जो डिस्ट्रिक्ट जज की हम बात करेंगे, जिला न्यायाधीश की बात करें, है ना, या फिर जज ऑफ द जो सिटी सिविल कोर्ट्स है हम उनकी बात करें, या फिर हम मेट्रोपॉलिटन जो सिटी है, जो महानगर की हम बात करें, तो जो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स हैं हम उनकी बात करें, वो भी सबऑर्डिनेट में इंक्लूड होंगे। इसके अलावा हम मेंबर्स ऑफ जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट, तो जो भी ऐसे मेंबर्स भी अगर जुडिशियल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं निम्न लेवल पर, हम उन सभी को इसमें काउंट कर लेंगे। ठीक है, सो बेसिकली हमने जाना था एज द हेड ऑफ द जुडिशरी इन द स्टेट, ये तो आपका हाई कोर्ट है ना, द हाई कोर्ट, एंड हाई कोर्ट हैज गॉट एडमिनिस्ट्रेटिव
एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट जुडिशरी। सो बेसिकली हाई कोर्ट का जो एक कंट्रोल है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, वो जुडिशरी पे रहेगा। आगे समझ में? चलो आगे चलते हैं। संविधान के बारे में आखिर इसके क्या प्रावधान किए गए हैं? संविधान के प्रावधान करें उसके पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन का आंसर पढ़ के बाद में देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन से क्या होता है कि समटाइम जैसे कि आपने किसी टॉपिक को नहीं पढ़ा, लेकिन आपने जब उसका क्वेश्चन देखा बच्चों, तो क्या होता है कि हम क्वेश्चन देख के हमें थोड़ा सा दिमाग में क्वेश्चन जो है वो ज्यादा हिट करते हैं कि अब आपको क्वेश्चन याद रह जाएगा। अब आप सोचोगे अरे मुझे इसका आंसर पता चल रहा है, ये गलत था, इसका सही क्या है। कई बार ऐसे दिमाग में क्वेश्चन रह गए होंगे, है ना। अच्छा ये बताओ, अभी तक आपने कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कॉन्टिन्यूसली क्लासेस की है, कि मतलब अभी तक अगर मैंने 34 कर दिए तो आपने भी 34 चैप्टर्स आपके हो गए विथ नोट्स विथ रिवीजन। क्या आपको उससे कॉन्टिन्यूसली के साथ बेनिफिट हुआ है? समटाइम्स हमें लगता है कि अगर कोई चीज़ फ्री में अवेलेबल, गलती आपकी नहीं है, हमारे स्वभाव की है कि अगर कोई चीज़ फ्री में अवेलेबल है तो हमारे लिए उसका मूल्य कम हो जाता है। वही अगर वही क्लास आप पैसे दे के लो, ठीक है, आपने फी पे की है, उसके बाद अगर आप क्लास लोगे तो फिर आपको लगेगा कि नहीं क्लास वैल्यूबल है। अगर आपको फ्री कंटेंट दिया जा रहा है, अगर आपको ऐसे किया कि चलो ठीक है, ऐसे स्टूडेंट्स कि जिनकी पहुंच नहीं है, चाहे किसी कोर्सेज की बात करें उनको, तो बच्चों आपको क्या करना है, थोड़ा सा सीरियसली लेना है उस चीज़ को कि ठीक है, आपको ऐसे टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं ले लेना है, सीरियसली लो, क्लासेस को कंटिन्यूटी के साथ करो, आपके बेटरमेंट के लिए है ना, ट्रस्ट मी। आप इन सभी क्लासेस को देखिए, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं साथ साथ आप कवर करते चलो। अगर आपको 2025 में 2026 में एग्जाम देना है तो कोर सब्जेक्ट तो आपको कवर करने ही होंगे, आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी है। कोर सब्जेक्ट करते रहो, साइड बाय साइड करंट अफेयर करते रहो, थोड़ी प्रैक्टिस करते रहो। तो यूपीएससी इज जस्ट अबाउट कंटिन्यूटी, है ना। जितनी प्रैक्टिस, जितनी कंटिन्यूटी करते रहोगे उतना आप अपने गोल को अचीव करोगे। मैं इसलिए क्लास के दौरान आपको प्रैक्टिसेस भी कराती रहती हूँ थोड़ा सा साथ साथ में, कि चलो इससे एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये हो जाता है कि समटाइम्स हमने इन्फॉर्मेशन तो जो है वह ले ली, बट उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ क्या है हम वो नहीं कर पाते। इसलिए मैं आपको क्लासेस में मेंस आंसर राइटिंग भी कराती रहती हूँ। बट आपने देखा होगा, अच्छा देखो वैसे कि इसमें मेंस आंसर राइटिंग, हाँ यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी। ट्रिब्यूनल से भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है एक, तो मैं वो क्वेश्चन बताऊंगी, तो उससे क्या होगा, आप थोड़ा सा अप्लाइड कर पाओगे चीज़ों को, है ना। चलो खैर आओ क्वेश्चन को देखते हैं। जिला न्यायाधीश सत्र न्यायाधीश भी होता है। जब वह दीवानी मामलों की सुनवाई करता है तो उसे जिला न्यायाधीश कहा जाता है, और दीवानी मामलों की सुनवाई करेगा तो उसे सत्र न्यायाधीश कहा जाएगा। अब आपने जिला न्यायाधीश भी सुन लिया, आपने सत्र न्यायाधीश, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी सुन रहे हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी सुन रहे हो, आप सेशन कोर्ट, सेशन मजिस्ट्रेट, आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो आज हम जानेंगे। जिला न्यायाधीश के पास न्यायिक और प्रशासनिक दोनों तरह की शक्तियां होंगी, क्या केवल कोई एक तरह की शक्ति होगी? जिला न्यायाधीश को किसी अपराधी को उम्र कैद से लेकर मृत्यु दंड देने का और अमल में लाने का अधिकार होता है, या फिर सभी स्टेटमेंट सही है? आपको बताना था इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। चलो खैर उसके पहले मैं आपको बता देती हूं कि आखिर इसमें जो प्रावधान है वे क्या क्या किए गए हैं। सबसे पहले तो देखो 5 प्रावधानों को हमें पढ़ना है कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होगी, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण किसका होगा, व्याख्या कैसे होगी, कुछ न्यायाधीशों के लिए इन प्रावधानों का लागू ना होना। सबसे पहली बात जो हमें इसमें पढ़नी है वह यह है कि आखिर जिला न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वह कैसे होगी। ठीक है, तो देखो आर्टिकल 233 आर्टिकल 233 अनुच्छेद 233 इस बारे में यह प्रावधान करेगा कि इनकी नियुक्ति, पदस्थापना और पदोन्नति, क्या 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 क्या, नियुक्ति, पदस्थापना और पदोन्नति, ये सारी चीजें कैसे होंगी? ये सारी चीजें कौन करेगा? तो राज्यपाल कर रहे हैं, राज्यपाल करेगा। और ऐसा किसके परामर्श से करेंगे? तो हाईकोर्ट, किसी ना किसी का परामर्श जरूर रहेगा। तो ये राज्यपाल द्वारा हाईकोर्ट के परामर्श के बेस पर, हाईकोर्ट के परामर्श से, है ना, हाईकोर्ट के परामर्श के बाद ही ये जो नियुक्तियां है बेसिकली वह करेंगे। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि बेसिकली इनकी योग्यताएं क्या होंगी, जिसको आप नियुक्त कर रहे हैं, है ना, उसकी योग्यताएं क्या होंगी, थोड़ा सा हम उसकी योग्यताओं अर्हताओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमें इसमें 4 योग्यताओं को देखना है। सबसे पहली योग्यता तो इसमें यह होनी चाहिए कि ये केंद्र या राज्य सरकार में कोई भी ऐसी सरकारी सेवा ना हो जिसमें कि ये कार्यरत हो। तो केंद्र या राज्य सरकार में, केंद्र या
केंद्र या राज्य सरकार में किसी सरकारी सेवा में ना हो उन्हें नियुक्त किया जाएगा। किसी सरकारी सेवा में कार्यरत ना हो, ना वर्ड को थोड़ा सा हाईलाइट कर लिया करो, जनरली हमें दिखाई नहीं देता। दूसरा हम कहेंगे कि एटलीस्ट इन्हें 7 वर्ष तक अधिवक्ता रहने का एक अनुभव रहा हो, तो इसमें ये क्या है, 7 वर्ष है, ये पहला हो गया। दूसरा है कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। और एक और बात कि हाईकोर्ट जो है वह सिफारिश करे, हाईकोर्ट सिफारिश करेगा, उसी को नियुक्त करते हैं राज्यपाल। तो हाईकोर्ट द्वारा सिफारिश की गई हो, हाईकोर्ट द्वारा सिफारिश की गई हो, तो बेसिकली ये 3 तरह की जो योग्यताएं हैं वह किसी एक पर्टिकुलर पर्सन में होना चाहिए, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना है, जिससे कि जिला न्यायाधीश बनना है, ठीक है, जिससे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना है, उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि बेसिकली हमने जाना कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल कर रहे हैं, हाईकोर्ट के परामर्श से कर रहे हैं, और ये जो योग्यताएं हैं बेसिकली वह होनी चाहिए। इसके अलावा हम देखेंगे कि अब अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है बेसिकली वह कैसे की जाती है। अन्य न्यायाधीशों की अगर हम नियुक्ति की यहां पर बात करेंगे, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल कर रहे हैं, मतलब जिला न्यायाधीश को छोड़कर अन्य जो न्यायाधीश है उन्हें हम अन्य न्यायाधीश कह रहे हैं, ठीक है। सो राज्यपाल द्वारा, अब देखो इसमें थोड़ा सा एक टर्म जो है वह चेंज हो गया कि यहां पर अभी तक हमने राज्य लोक सेवा आयोग की बात नहीं की थी, अब इसमें हमने राज्य लोक सेवा आयोग को भी इंक्लूड कर लिया। तो राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग व राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग व हाईकोर्ट भी रहेगा, व हाईकोर्ट के परामर्श से नियुक्त करेंगे, ठीक है। ये इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिला कि यहाँ पर हमने बात की थी कि बेसिकली हाई कोर्ट इसकी सिफारिश कर रहा था, यहाँ पर ये रहा है ना, और इसमें क्या है कि राज्य लोक सेवा आयोग बेसिकली अब ये भी इसमें शामिल हो गया। तो ये आपका आर्टिकल 233 था, ये आपका याद रखना। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में आर्टिकल 234 में कहा गया है, आर्टिकल 234। क्लियर? चलो अब हम बाकी बातों को समझेंगे। 2 तो हो गया है ना, अब बाकी 3, 4, 5 और पढ़ लेते हैं। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। तो बेसिकली हमने जाना ही था कि सबऑर्डिनेट कोर्ट ही हमने इसलिए कहा क्योंकि हाई कोर्ट के द्वारा बेसिकली एक जो नियंत्रण है वह किया जाता है। तो आर्टिकल 235 ये कहता है, आर्टिकल 235 ये कहता है कि बेसिकली ये जो अधीनस्थ न्यायालय होंगे वह हाई कोर्ट के निर्देशानुसार व नियंत्रण में कार्य करेंगे, तो अब एक हाई कोर्ट का बेसिकली जो एक डिसीजन होगा, हाई कोर्ट का एक जो पर्यवेक्षण होगा वो बेसिकली इन सब पर होगा, ठीक है। तो कोई भी मामला है बेसिकली अगर हम देखेंगे जिला न्यायालय या फिर अन्य न्यायालय के न्यायाधीशों से संबंधित किसी भी तरीके का अगर हम मामला देखेंगे, चाहे व्यक्ति की पदस्थापना हो, पदोन्नति हो, उसका स्थानांतरण हो या अन्य मामलों का नियंत्रण हो, ये बेसिकली जो अधिकार है वह किसके पास है? राज्य के उच्च न्यायालय के पास है ना। तो राज्य का उच्च न्यायालय मतलब जो भी संबंधित राज्य होगा उसका उच्च न्यायालय। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर एक व्याख्या की बात करते हैं। तो व्याख्या आर्टिकल 236 में दी गई है। व्याख्या आर्टिकल 236
इस व्याख्या का मतलब क्या है कि आखिर जब हम एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय की बात करेंगे तो इसमें क्या क्या शामिल होगा। तो इसमें कहा जाता है कि जिला न्यायाधीश की जब हम बात करेंगे तो जिला न्यायाधीश के अंतर्गत आएंगे नगर दीवानी न्यायाधीश, नाम सुनिएगा, नगर दीवानी न्यायाधीश है या अपर जिला न्यायाधीश है। आपने इस तरह के, जैसे कि आप अपने सत्र न्यायालय या फिर जहां पे भी आपका सिविल लाइन है या फिर इस तरह का एरिया है या फिर कोर्ट वोट है, आप थोड़ा सा देखकर आए कि आखिर आपके यहाँ जो व्यवस्था चल रही है, प्रशासनिक व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था वह कैसी चल रही है। तो आप वहां पे देखेंगे कि कहीं संयुक्त जिला न्यायाधीश का कार्यालय है, ठीक है, कहीं अपर जिला या फिर प्रवर जिला न्यायाधीश लिखा हुआ है, कहीं पर लिखा है लघु न्यायालय, कहीं पर लिखा है मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट। ये सब जो है वह इसी के नाम उपनाम है ना। तो ये सारी व्याख्या इसमें कही जाती है कि जब हम बात करेंगे कि ये जिला न्यायाधीश है तब ये इन सब में से कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट है, सत्र न्यायाधीश है या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश है, एडिशनल जो सेशन जजेस है ना। तो न्यायिक सेवा में बेसिकली वे अधिकारी आएंगे जो जिला न्यायाधीश और उसके नीचे के न्यायिक पदों से संबंधित होंगे। तो आर्टिकल 235 इसकी जो व्याख्या है वह ये कहते हैं। अब एक और बात इसमें आती है, सबसे लास्ट वाला, और इसमें बेसिकली ये कहा जाता है कि आखिर ये प्रावधान कौन लागू करेगा कि कुछ न्यायाधीशों के लिए जो प्रावधान है वो लागू ना हो। कुछ न्यायाधीशों के लिए प्रावधान का ना लागू होना कि न्यायाधीश का कोई वर्ग है उस पर किसी तरीके के जो प्रावधान है जो अब तक हमने पढ़े वो उस पर लागू नहीं होंगे, ये डिसाइड करेंगे राज्यपाल। अब हाईकोर्ट की भूमिका नहीं होगी इसमें, ठीक है, ध्यान रखना। तो बेसिकली आपको अगर एक वर्ड में आता है कि किसके द्वारा, तो सारी चीजें राज्यपाल कर रहे हैं। अब अगर अगला वर्ड आता है कि अगर अब सहमति की बात हो जाए तो फिर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि सहमति की जब बात होगी तब राज्य लोक सेवा आयोग का नाम आएगा या फिर हाई कोर्ट का नाम आएगा। क्लियर है। तो ये थे कुछ इसके पॉइंट्स, और अब हम आगे चलेंगे और इसकी संरचना की बात करेंगे। हम इसकी संरचना और अधिकार क्षेत्र की बात करेंगे कि क्या इसकी संरचना है, क्या इसके अधिकार क्षेत्र हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि बेसिकली कोई जो राज्य है, कोई जो स्टेट है, राज्य सरकार के द्वारा इस बात को देखा जाएगा, इस बात को निर्धारित करा जाता है कि आखिर इसकी संरचना है जो वह क्या होगी, अधिकार क्षेत्र जो है वह क्या होंगे। एक राज्य और दूसरे राज्य की अगर हम बात करें तो बेसिकली इनकी प्रकृति, मतलब वहां पर किस तरीके के कोर्ट्स हो सकते हैं, किस तरह के जज हो सकते हैं, वो सारी चीजें आपको डिफरेंट मिलेगी। तो यहां पर हमने देखा कि बेसिकली उच्च न्यायालय होगा सबसे ऊपर, तो है ना, सबसे ऊपर क्या है, टॉप पर उच्च न्यायालय, एंड उच्च न्यायालय के बाद, उच्च न्यायालय के अंतर्गत ही तो ये काम कर रहे हैं। अब आपके अधीनस्थ न्यायालय आ गए, अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है। अब देखो कि अधीनस्थ न्यायालय को बेसिकली हमने डिवाइड करा, इसमें दो ही भाग लिखे हैं तो हम दो ही समझ लेते हैं। समटाइम्स कहीं कहीं ये जो है बेसिकली आपको चेंज देखने को मिल जाते हैं। तो अधीनस्थ न्यायालय में बेसिकली हम देखेंगे कि अधीनस्थ न्यायालय की बात करेंगे, यहां पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय भी हम इसको कह देते हैं अधीनस्थ न्यायालय, जिला या सत्र न्यायाधीश, जिला या सत्र न्यायाधीश। तो एक तो हमें पढ़ना है जिला के साथ न्यायाधीश, दूसरा हमें सत्र के साथ न्यायाधीश, है ना। तो जिला न्यायाधीश और सत्र न्यायाधीश अधीनस्थ न्यायालयों में होंगे। और यहां पर हम देखेंगे कि बेसिकली दो तरह के मुकदमे हमें देखने हैं, एक तो होगा आपका दीवानी और दूसरा होगा आपका फौजदारी। एक तो होगा आपका दीवानी, दूसरा होगा आपका फौजदारी, ठीक है। तो अब देखो कि दीवानी पक्ष में जब हम देखेंगे बेसिकली, और यहां पर हम देखेंगे कि अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय होगा। अधीनस्थ न्यायाधीश शब्द मैं कह रही हूं यहां पर, अधीनस्थ न्यायाधीश, अधीनस्थ न्यायाधीश, ठीक है। और फौजदारी के अंतर्गत हम देखेंगे तो अब देखना नाम बदल जाएगा क्योंकि काम बदल गया है, और यहां पे हम कहेंगे मुख्य न्यायिक और दंडाधिकारी का न्यायालय, दंडाधिकारी न्यायाधीश। अब इसमें हम थोड़ा सा एक डिफरेंस मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अब देखो अधीनस्थ न्यायालय की बात करेंगे तो इसके नीचे बेसिकली आएगी मुंसिफ अदालत और यहां पर आ जाएगी आपकी दंडाधिकारी अदालतें, ठीक है। सो यहां पे मुंसिफ अदालत आएगा। अब देखो
कुछ पॉइंट्स, कुछ लिमिटेशंस हम यहीं पर क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि जब हम सबसे पहले तो हम करेंगे नाम क्लियर कि देखो हमने जिला न्यायाधीश जानते हो कब कहा, हमने जिला न्यायाधीश तब कहा जब ये दीवानी मामलों को सुन रहे थे, और हमने यहां पर सत्र न्यायाधीश तब कहा जब ये फौजदारी मामलों से सुन रहे थे। मतलब जब फौजदारी मामले, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की हम बात करें, फिर दंड से संबंधित जब मामले हैं, जब ये देख रहे थे, तब हमने बेसिकली क्या किया कि हमने इसको सत्र न्यायाधीश कहा। तो जिला न्यायाधीश हम देखेंगे कि जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होगा, न्यायिक अधिकारी होगा, और उसे सिविल और आपराधिक मामलों में बेसिकली मूल और अपीली अधिकारिता होती है। मूल अधिकारिता मतलब वही मामले सुने जा रहे हैं, अपीली अधिकारिता मतलब कहीं से मामला जो है वह अपील के द्वारा वहां पर आया हुआ है। या दूसरे शब्दों में हम कहें कि जिला न्यायाधीश बेसिकली सत्र न्यायाधीश भी होता है, लेकिन जब दीवानी मामलों की सुनवाई करेगा तब हम उसको क्या कह देंगे, जिला न्यायाधीश कह देंगे, और जब बेसिकली वह फौजदारी मामलों की सुनवाई करेगा तब हम उसको क्या कह देंगे, सत्र न्यायाधीश कह देंगे। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, आप देखो क्या इनके पास दोनों शक्तियां होती है, न्यायिक और प्रशासनिक? यस, एग्जैक्टली। तो आप लिख लेंगे यहां पर कि बेसिकली इनके पास न्यायिक और प्रशासनिक, है ना, न्यायिक और प्रशासनिक जो शक्तियां हैं, न्यायिक और प्रशासनिक शक्तियां दोनों होती है। आगे देखो कि बेसिकली देखो इनके पास, अब हमारे यहाँ पूरी हायरार्की तो बनी हुई है, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो किसी भी हाई कोर्ट और इन सारी चीजों को देख ले, मैनेज कर ले, क्योंकि उसके अधीन है। हाई कोर्ट को भी यही अधिकार है, हाई कोर्ट को भी क्या है, यही अधिकार है। तो बेसिकली हम देखेंगे कि अगर हम जिले की बात करेंगे तो जो जिला न्यायाधीश है तो उसे जिले के जितने भी तरह के कोर्ट्स होंगे या फिर न्यायिक संस्थाएं होंगे या फिर न्यायिक अधिकारी होंगे, उन सभी के मामले में निरीक्षण करने की बेसिकली जो शक्ति है वह होगी, है ना, निरीक्षण करने की जो शक्ति है वह होगी। अब देखो कि अगर हम मुख्य न्यायिक या दंडाधिकारी की बात करेंगे तो यहां पर एक लिमिटेशंस देख लो कि ये केवल उसी तरह के मामले सुन सकते हैं जहां पर 7 वर्ष तक का सजा है। अगर 7 वर्ष से ज्यादा का कारावास है, 7 वर्ष तक के कारावास, इससे ज्यादा के मामले हैं तो फिर यहां पे सुनवाई नहीं होगी, कारावास को ये सुन सकते हैं, ये मामले ले सकते हैं। अगर फौजदारी अदालत है या फिर दंडाधिकारी न्यायाधीश है, न्यायालय है ना, तो ये बेसिकली केवल उसी मामले को देख सकते हैं जहां पर जो सजा का प्रावधान है वह केवल 7 वर्ष तक का है। अगर मोर देन 7 ईयर हुआ तब ये मामला इनके पक्ष में आएगा, नहीं आएगा, है ना। 7 साल से ज्यादा का मामला जो है इनके पक्ष में नहीं आएगा। वैसे ही अगर मैं आपसे मुंसिफ अदालतों की बात करूं तो याद रखना कि जो मुंसिफ अदालतें हैं ये सबसे निचला स्तर होगा। मुंसिफ अदालतों की अगर हम बात करें, ये सबसे निचला स्तर होगा। सबसे निचला स्तर होगा न्यायिक व्यवस्था में, और इसे केवल उन्हीं मामलों को सुनने का अधिकार है जिसमें 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। 3 वर्ष की सजा, बस यही तक इसकी लिमिट है। बहुत ही सीमित शक्तियां होती है, फिर बाकी तो है ना, बहुत सीमित शक्तियां होगी। जितना भी अगर हम देखेंगे न्यायिक व्यवस्था में हायरार्की डाउन होती जा रही है, चूंकि व्यवस्थाएं जुड़ी हुई है, उतनी कम और सीमित शक्तियां बेसिकली, चाहे हम मुंसिफ अदालत की बात करें, चाहे हम न्यायिक दंडाधिकारी के मामले की बात करें, उतनी ही व्यवस्थाएं बेसिकली क्या होंगी, कम होती जाएंगी। ठीक है, अब देखो कि एक बात आती है कि क्या जो जिला न्यायालय की अगर हम बात करें, क्या ये बेसिकली डेथ सेंटेंस किसी को सुना सकता है? क्या किसी को मृत्यु दंड या फिर सजाए मौत जो है वह दे सकता है? आओ देखते हैं, क्वेश्चन को देखो जरा। अब ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। जिला न्यायाधीश सत्र न्यायाधीश भी होता है, ठीक है। जब दीवानी मामलों की सुनवाई करेगा तो जिला, और जब दीवानी मामलों की सुनवाई करता है तो सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। अब देखो, अच्छा, दीवानी मामले दोनों जगह लिखे हैं, तो यहाँ पे भी दीवानी लिखा है तो गलत तो हो गया, यहाँ पे फौजदारी मामला नहीं आएगा, फौजदारी आएगा। ठीक है, फौजदारी मामलों की सुनवाई करेगा तो उसे सत्र न्यायाधीश कहेंगे। ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। जिला न्यायाधीश के पास न्यायिक और प्रशासनिक दोनों प्रकार की शक्तियां होती हैं। एग्जैक्टली, जिला न्यायाधीश को किसी अपराधी को उम्र कैद से लेकर मृत्यु दंड देने और अमल में लाने का अधिकार है। यह स्टेटमेंट गलत है। आधा स्टेटमेंट तो सही है कि ठीक है, आप जो मृत्यु दंड है, डेथ सेंटेंस है, वह दे सकते हैं, लेकिन इसको अमल में तभी लाया जाता है जब हाई कोर्ट इस फैसले को देख लेता है।
हाई कोर्ट इसके बारे में फैसला देगा। याद रखना कि हाई कोर्ट इस बारे में जो फैसला देगा, जरूरी नहीं है कि जिसे बेसिकली मृत्युदंड मिला है वो जाके वहां पे अपील कर रहा है। बिना अपील के भी इस तरह के मामलों की जो सुनवाई है वह हाई कोर्ट करता है। अगर किसी को डेथ सेंटेंस दिया है तो बेसिकली वो हाई कोर्ट से प्रूव होकर आएगा। हाई कोर्ट जब इस बात की पुष्टि कर देगा तभी आप इसको बेसिकली अमल में ला सकते हैं। इसके अलावा जिला न्यायालय के पास, जिला न्यायाधीश के पास इस बात की शक्ति नहीं होती कि वो बेसिकली किसी को डेथ सेंटेंस जो है उसको कंटिन्यू करा दे या फिर उसको जो है वह आगे को हेड करा दे, है ना। तो यहां पर क्या होगा कि बेसिकली हाई कोर्ट जब इस मामले पे सुनवाई करेगा या हाई कोर्ट इस मुद्दे की पुष्टि करेगा, उसके बाद ही जो डेथ सेंटेंस है, डेथ पेनल्टी है, उसको लागू करा जा सकता है, उसके अलावा नहीं। तो यहां पर हमने देखा कि ए और सी दो स्टेटमेंट यहां पर रॉन्ग है। चलिए एक क्वेश्चन और देखो। जिला न्यायालय भारत में जिला स्तर पर न्यायिक प्रणाली को संदर्भित करेगा। यह न्यायपालिका का पहला स्तर है और स्थानीय स्तर पर मामलों की सुनवाई करेगा और निर्णय लेने की जिम्मेदारी है इसकी। क्या यह स्टेटमेंट सही होगा? यस। नेक्स्ट देखो, जिला न्यायालय जिला अदालतों और अन्य निचली अदालतों से बनी होती है जिसकी अध्यक्षता जिला न्यायाधीश और अन्य न्यायिक अधिकारी करते हैं। तो यहां पे दोनों ही स्टेटमेंट जो है वह सही है। एक क्वेश्चन और देखो, जिला न्यायाधीश के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। राज्यपाल के द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से नियुक्त किया जाएगा। वह केंद्र और राज्य सरकार में किसी सरकारी सेवा में कार्यरत ना हो। यही अगर मैंने लिख दिया होगा कि कार्यरत हो तो गलत हो जाता, कार्यरत ना हो, है ना। कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में रहा हो। अगर इस 7 की जगह 5 कर देते, 10 कर देते तो यही तो गलतियां हो जाती है बस, है ना। यही तो आप गलती कर बैठते हो। उच्च न्यायालय ने उसकी नियुक्ति की सिफारिश की हो। उच्च, अब यहीं पे आ जाता कि राज्य लोक सेवा आयोग। प्रीलिम्स बेसिकली क्या है, आप वर्ड्स पहचान पा रहे हैं, नहीं पहचान पा रहे हैं। और जितना आपने क्वालिटी वाइज पढ़ा होगा बच्चों, उतना आप पहचान लेते हैं चीजों को कि कहां पे 5 का 7 कर दिया, 5 का 10 कर दिया, 10 का 2 कर दिया, यही सारी चीज। जैसे कि यूपीएससी ने क्वेश्चन एक बार पूछा था कि ऐसा व्यक्ति जिसको 5 वर्ष की सजा दी हो वो चुनावी प्रक्रिया में, फिर वो चुनाव में भाग नहीं ले सकता। 5 वर्ष नहीं था, वो केवल 2 वर्ष था, ठीक है। तो समटाइम्स आपसे फैक्ट पूछे जाते हैं, स्पेशली प्रीलिम्स में फैक्ट आपसे पूछे जाते हैं। तो एटलीस्ट ऐसा नहीं अब सारे फैक्ट एकदम रट लेने हैं कि नहीं, आपको वनडे एग्जाम की तैयारी करनी है तो सारे फैक्ट आपको रटने हैं। फिर यहाँ पे क्या करना है कि आप देखो कि इंपॉर्टेंट चीजें आपकी क्या है, स्पेशली वो इन इंपॉर्टेंट चीजों में जो फैक्ट है, जो चीजें, उसको मिस मत करो, है ना। वो सारी चीजें आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, 1 2 3 4, क्या चारों बातें इसमें शामिल होंगी? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। चलिए अब देखो कुछ आर्टिकल्स हमने देख लिया। आर्टिकल अगर हम 233 की बात करें तो ये कहता है कि बेसिकली जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी और ये नियुक्ति कौन कर रहे थे? राज्यपाल कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? हाईकोर्ट के परामर्श से कर रहे थे। 235 में बात की थी तो अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की बात की गई। ये नियंत्रण किसका होगा? अच्छा एक बात और, क्या ये नियंत्रण डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का होगा? ये नियंत्रण सुप्रीम कोर्ट का नहीं होगा डायरेक्ट, है ना, ये हाई कोर्ट का नियंत्रण होगा। अगर मैं आपसे एक स्टेटमेंट बोलती हूं कि बेसिकली जो अधीनस्थ या मुंसिफ अदालतें हैं वे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जो है वह काम करेंगे या उनके अंडर सुपरविजन वह काम करेंगे, गलत स्टेटमेंट होगा। क्यों गलत स्टेटमेंट हो जाएगा? क्योंकि ये बेसिकली हायरार्की जो है हमारे यहाँ उसको फॉलो किया जाएगा और उसमें बेसिकली हाई कोर्ट है। तो जो बेसिकली हम देखेंगे कि जुडिशरी में जो हेड ऑफ द स्टेट पर आ रहा है हमारे हाई कोर्ट, वो बेसिकली इन मामलों को देखेगा अंडर ये जो सुप्रीम कोर्ट है उसके डायरेक्ट सुपरविजन और कंट्रोल में काम नहीं करेंगे। क्लियर? 234 ये कहता है, 234 कि न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश को छोड़कर अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति। इसमें राज्य लोक सेवा आयोग भी तो आया था, याद है? ठीक है। अच्छा एक बात और सुनो कि बेसिकली हमने देखा कि हम जिला और सत्र न्यायाधीश के नीचे हमने दीवानी मामलों की बात की, फौजदारी मामलों के अंतर्गत हमने दंडाधिकारी की बात की, है ना। दंडाधिकारी की हमने बात की और हमने यहाँ पर जाना कि बेसिकली वो मुख्य जो न्यायिक दंडाधिकारी होगा वो फौजदारी मामले की सुनवाई करेगा और केवल 7 वर्ष तक के कारावास की सजा सुनाएगा। मुंसिफ अदालतों की जब हमने बात की थी तब हमने जाना कि बेसिकली यहाँ पर जो सत्र न्यायाधीश है वह बहुत छोटे मामलों की सुनवाई, लगभग 3 वर्ष तक के मामलों की सुनवाई जो है वह कर सकता है। इसके अलावा देखो कुछ महानगरों की अगर हम बात करें तो महानगर न्यायाधीश भी यहाँ पर हुआ करते थे, है मतलब थे नहीं, जैसे कि दिल्ली में है। तो अगर हम महानगरों की बात करें तो यहाँ पर महानगर न्यायाधीश, प्रशासनिक व्यवस्था, इन चीजों में एक रूपता थोड़ी है, मतलब ठीक है आवश्यकता के हिसाब से। अब मान लो जैसे कि कहीं की जनसंख्या जो है वह
हम मान लेंगे कि बहुत कम है ना। किसी शहर की जनसंख्या की बात करें तो वो केवल 10 लाख है, 20 लाख है। किसी शहर की जनसंख्या की हम बात करेंगे, हो सकता है वह करोड़ों है। तब डेफिनेटली आपको उसके लिए ज्यादा प्रशासनिक न्यायिक संस्थाएं चाहिए, ताकि ज्यादातर लोगों को बेसिकली वह कंट्रोल कर पाए और लोगों को जो प्रॉब्लम्स है वह वहां पर सुन पाए, है ना। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, ज्यादा संस्थाएं चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो स्ट्रक्चर एक महानगर में होगा, वो स्ट्रक्चर एक छोटे कस्बे या गांव में पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पर किस तरह की आवश्यकता है, किन संस्थाओं की आवश्यकता है, किस तरह की अदालतों की आवश्यकता है, यह निर्णय करने का अधिकार राज्य के पास है बेसिकली, कि वह किस तरह के से इन चीजों को बनाएगा। ठीक है। अच्छा, कुछ नगर की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे अलग से भी पृथक न्यायालयों की स्थापना जो है वह प्रेसिडेंसी में की जाती थी। जैसे कि पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करते थे। अब देखो, अगर आप ब्रिटिशर्स की बात करें तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि पहले इंडिया की हम बात करें तो वो बेसिकली कहीं कहीं बटा हुआ, पूरी व्यवस्था नहीं है, एकीकृत एक न्यायिक प्रशासनिक व्यवस्था नहीं थी। तो सबसे अच्छा उन्होंने ये काम किया। या आप हिस्ट्री को जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर अंग्रेजों का योगदान बेसिकली इस चीज में कैसा था। इस चीज में उनका योगदान क्या था कि एक एकीकृत प्रशासनिक न्यायिक व्यवस्था वह बना गए थे। किसके द्वारा न्यायिक सुधार किए गए थे, बताओ जरा, और क्या सुधार किए गए थे। और उसने मामलों को उसने ही डिवाइड, जो बेसिकली है ये विभाजन किया था, डिवीजन किया था कि दीवानी होंगे और फौजदारी होंगे। और न्यायालय जो न्यायिक संरचना है उसमें भी उसने परिवर्तन किया था। कौन था वो? तो ये था आपका छोटा सा, है ना, शॉर्ट एंड स्वीट आपका चैप्टर अधीनस्थ न्यायालय। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रिब्यूनल्स की। तो अधीनस्थ न्यायालय आपका हो गया, इसके बाद देखो अधिकरण है, फिर उपभोक्ता आयोग है, फिर लोक अदालत और अन्य न्यायालय है। ठीक है। इसके बाद फिर आपका स्थानीय सरकार वगैरह आ जाता है। तो यहाँ पर हमने संवैधानिक उपबंधों की बात की। हमने जाना कि ये सबऑर्डिनेट है, इसलिए क्योंकि ये हाई कोर्ट के अधीन है, उनके निर्देश अनुसार काम करेंगे, निम्न स्तरों पर होंगे। हमने एक हायरार्की को बेसिकली देखा। ठीक है। इसके बाद हमने जाना कि संवैधानिक उपबंध में न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। अन्य न्यायाधीश की बात करेंगे 234 में, ये जो बात है बेसिकली वह कही गई, और इसमें राज्य लोक सेवा आयोग से ये परामर्श बेसिकली करेंगे। ठीक है। हमने योग्यताओं की बात की थी कि जिला न्यायाधीश कौन व्यक्ति बन सकता है, हमने 4 योग्यताओं की बात की। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण 235 में है, हाईकोर्ट कर रहा है। व्याख्या 236 में है कि आखिर जिला न्यायाधीश की बात करेंगे, जिला न्यायालय की बात करेंगे, वो क्या है। कुछ न्यायाधीशों पर प्रावधान लागू नहीं होगा, ये डिसीजन राज्यपाल का होगा। ठीक है। तो हमने संरचना में बात की कि भाई उच्च न्यायालय है, फिर उसके बाद अधीनस्थ है, फिर दीवानी और फौजदारी, और कैसे ये जो है वह काम करेंगे, क्या क्या इनके लिमिटेशंस हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन देखे, और लास्ट में हमने यहाँ पे 3 आर्टिकल्स की बात की। तो आप कॉन्टिन्यूटी के साथ बच्चों क्लासेस को देखते रहिए। ठीक है। चाहे चैप्टर छोटा हो बड़ा हो, ऐसा लगता है कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे कि आपको पता फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है, राष्ट्रपति है, ये चैप्टर्स ऐसे कि बार बार इनसे क्वेश्चंस आते हैं रिपीटली, है ना। आप देखो कि जैसे कि मैं साथ में एमसीक्यूज भी कराती जाती हूँ, पीवाईक्यूज भी कराती जाती हूँ, है ना। तो उसमें आप देखोगे कि बेसिकली पीवाईक्यूज ज्यादा मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स या इन सब में कराए। ये टॉपिक्स ऐसे हैं, इवन आपसे इतना तो एक्सपेक्ट किया ही जाता है कि आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 51 तक तो आपको इवन फिंगर टिप्स पर चीज़ें याद होनी चाहिए। कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 48A में क्या है, आप बता दो कि मैम पर्यावरण को लेकर है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 39 में क्या है, आप मुझे बता सको। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम। ये तो आपको वर्ड टू वर्ड चीज़ें याद करनी होंगी, इतना तो आपसे एक्सपेक्ट रखा ही, मतलब एक्सपेक्टेशंस इतनी आपसे रखी ही जाती है। ठीक है। तो यूपीएससी चाहता है कि आप बेसिकली यूपीएससी के लेवल को टच करें, ना कि हमें एस्पिरेंट के लेवल को टच करना है। तो आपको अगर योग्य बनना है तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी, है ना। तो ज़्यादा मेहनत करेगा वो आपसे आगे निकल जाएगा। जब आप रुके हो तब भी कोई मेहनत कर रहा है, और वो उसकी मेहनत जो जब आप उसके सामने जाएंगे आप हार जाएंगे। सीधा सा सिद्धांत है, जितना मेहनत करोगे, जितना आप परिश्रम करोगे, उतना ही आप दूसरों से आगे जा पाओगे। ये बेसिकली कंपटीशन है, यहाँ कोई आपके लिए अपनी सीट छोड़ के खड़ा नहीं होगा। जितना आप कोशिश करेंगे, जितना आप मेहनत करेंगे, जितना आप अपने अंदर योग्यता लेकर आएंगे। योग्यता ऐसी चीज़ है जो अर्जित की जाती है, जन्मजात किसी के पास नहीं होती कि बाय बर्थ है। नहीं, वो तो बाय बर्थ IAS ही पैदा हुआ था, ऐसा नहीं होता है। उसने कोशिश की, उसने मेहनत की, है ना। तो आपको भी बस यही कोशिश और यही मेहनत करनी है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।